हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में उनका डिस्कशन होता है और आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। एंड देखिए, ये जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इनको पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। और कहाँ पे आपको सबमिट करना है? देखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। ठीक है, तो इस चैनल पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं एंड इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो सेशन है, इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। दोनों ही क्वेश्चन GS3 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 दोनों को देखेंगे। एक क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से और दूसरा क्वेश्चन है सिक्योरिटी से। ठीक है, तो 1 बाय 1 दोनों को देखेंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई इश्यू होता है, तो आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक 15 मार्कर है। ठीक है, 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होगा। एंड देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिख रहा है, मीन्स काफ़ी सारे उसके पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, उसकी डिमांड को समझते हैं, क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक बार उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया है कि इट इज़ ट्रू दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ सेवरल बेनिफिट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक खेती, इसके कई सारे फायदे हैं। एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी इनिशिएटिव्स फॉर इट्स प्रमोशन। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो भारत सरकार है, उन्होंने इसको बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव, काफ़ी सारी पहल की हैं, ये पूछा गया है। बट उसके बाद क्या कहा गया है? बट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया स्टिल फेसेस सेवरल चैलेंजेस। ठीक है, अभी भी काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए, 3 चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। सबसे पहला, इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, काफ़ी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एंड सबसे एंड में एक और चीज़ पूछी गई है, हाईलाइट स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। आपको इसका स्टेटस भी बताना होगा। अब देखिए, स्टेटस सबसे एंड में पूछा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सबसे एंड में बताओ, क्योंकि देखिए, क्वेश्चन की जो डिमांड है, तो ये सबसे पहले आपको बताना चाहिए। ठीक है, कि स्टेटस क्या है, तब वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पार्ट्स को एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये पिछले सेशन का ही रह गया, कोई बात नहीं। जो पार्ट्स हैं, देखिए, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आपको स्टेटस बताना होगा। ठीक है, देन आपको इसके बेनिफिट्स बताने होंगे। उसके बाद क्या करना होगा, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो आपको बताने होंगे, चैलेंजेस बताने होंगे। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है, स्पेस है, तो 1-2 सोल्यूशन बता दो। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जो आपका कंक्लूजन होगा तो उसी में आप 1 या 2 सोल्यूशन दे दीजिए, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या कंटेंट होना चाहिए। देखिए, इस स्लाइड को आप अवॉइड कर देना, ये पिछले सेशन की रह गई है। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। देखिए, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। ठीक है, तो इसको आपको डिफाइन करना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इससे अच्छा इंट्रोडक्शन और क्या होगा। और देखिए, आज से मैंने एक नई चीज़ यहाँ पे ऐड की है कि जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, तो उसका हिंदी वर्जन भी आपको मिलेगा,
ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आज से ये इम्प्रोवाइजेशन मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, और आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। तो देखिए, फाओ की ये डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अगर आपको याद हो तो आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं। बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जहां पे जो सिंथेटिक एक्सटर्नल इनपुट्स जो होते हैं उनका यूज नहीं किया जाता है फार्मिंग में, उसको कहा जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। मीन्स जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए, पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए, जैसे कि जीएम क्रॉप्स वगैरह हो गई, तो इनको आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो फिर भाई आपको क्या करना है, किन चीज का यूज करना होगा? तो देखिए, इसमें क्या होता है ना, आप क्रॉप रोटेशन करते हो। आई होप आपको पता होगा कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है। जो क्रॉप रेजिड्यू होते हैं उनका यूज किया जाएगा। जो एनिमल मैन्योर होता है, जो खाद वगैरह होती है, ठीक है, उसका यूज किया जाता है। तो इन सब चीजों को यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह हो गया, इनको यूज किया जाएगा खेती में। मतलब किसी भी तरह का सिंथेटिक एक्सटर्नल इनपुट जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर, देन पेस्टिसाइड्स, इनका यूज नहीं किया जाएगा। तो इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। एंड देखिए, काफ़ी डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर ग्रोन अंडर अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए इंट्रोडक्शन में, और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन भी आपके सामने है कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका यूज नहीं करना है, जो कीटनाशक होते हैं उनका आपको यूज नहीं करना है इस फार्मिंग में। ठीक है, तो ये हो जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन। अब देखिए क्या पूछा गया है कि इसका स्टेटस क्या है। तो देखिए, स्टेटस तो आपको याद होना ही चाहिए, और इसके लिए अगर आप करंट अफेयर आपके अच्छे होंगे ना, तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आपको परेशान नहीं होना है अगर आपको स्टेटस नहीं पता है। ठीक है, देखिए, स्टेटस जब पूछा गया है तो उसमें आपको क्या बताना होगा, इंडिया की क्या रैंक है, कितना प्रोडक्शन वगैरह होता है, कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। देखिए, एक करंट अफेयर है कि सिक्किम 2016 में फर्स्ट स्टेट इसको बनाया गया था इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन द वर्ल्ड, जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगर आपको नहीं पता हो स्टेटस क्या है तो एटलीस्ट ये तो आपको लिख ही देना चाहिए। एंड देखिए, जहां तक स्टेटस की बात है, तो अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड्स ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, लैंड के हिसाब से हमारी रैंक 8वीं है। एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, कितने लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उत्पादक हैं वो कितने हैं, उस कैटेगरी में हम फर्स्ट रैंक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखनी होगी। कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो देखिए 1920 का डाटा है 2.75 मिलियन। अब देखिए, काफ़ी लोगों का दिमाग थोड़ा सा खराब हो रहा होगा कि यार इतना कुछ कैसे याद करें। तो देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो न्यूज़ में रहती हैं, तो उनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको क्या कहता हूँ, एक आपकी जो A4 शीट है उस पर इसको नोट कर लो, इसको रिवाइज करो। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 2.75 मिलियन मैट्रिक टन का तो काफ़ी कम है। ठीक है, और भी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, मध्य प्रदेश। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ पे, प्रीलिम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिक्किम वाला जो इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद क्या पूछा गया है कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसीलिए प्रमोट की जा रही है क्योंकि इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। फायदे क्यों हैं? क्योंकि देखिए, इसमें केमिकल्स का यूज नहीं हो रहा है, जो पेस्टिसाइड्स हैं उसका यूज नहीं हो रहा है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, केवल उन्हीं का इसमें यूज हो रहा है। तो इससे ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि जो फूड की जो क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं है, केमिकल्स नहीं है, तो वो हमारे लिए हेल्दी होंगे। सॉइल क्वालिटी इंप्रूव होगी, ये भी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखिए रीज़न वही है
कि जब आप केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हो, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हो, तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, अब पोल्यूशन वगैरह कम होगा। देखिए आपको पता होगा यूट्रोफिकेशन के बारे में, तो उसके चांसेस तो काफ़ी कम हो जाएंगे ना, क्योंकि जब नाइट्रेट्स नहीं है, फॉस्फेट्स वगैरह नहीं है, तो फिर कहाँ से होगा, ठीक है। तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। एंड देखिए जब आप ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो जो पेस्ट वगैरह होते हैं ये भी कम लगेंगे, जो कीट वगैरह होते हैं ना ये भी कम लगेंगे, तो इससे जो फार्मर्स है उनका भी फायदा है। अब देखिए जो जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें देखिए आप एनिमल मैन्योर का यूज़ कर रहे हो, और उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि इस तरह की फार्मिंग में आपको कम वाटर की आवश्यकता होती है, तो ये भी एक फायदा है, ठीक है। इंक्रीज्ड इनकम, देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म, तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना इसमें जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखिए इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो एक इशू है जो हम आगे भी लिखेंगे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो इनकम डेफिनेटली बढ़ती है। और क्या लिख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर। देखिए स्टडीज ये कहती हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसमें लेबर का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। तो देखिए ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो आपको लिखने होंगे। फिर क्या पूछा गया है, फिर ये पूछा गया है कि भाई गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, आप चाहें तो एक ब्लॉग बना दो और फिर उसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिख दो, जैसे कि मैंने लिखे हैं। केवल नाम लिखने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स को आप इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना, इसको आप लिख सकते हो। सॉइल हेल्थ कार्ड, इसमें क्या होता है कि सॉइल का जो न्यूट्रिएंट का स्टेटस है उसकी जानकारी किसानों को दी जाएगी कि भाई आपको किस तरह से कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना है। देन एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ 2018, इसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसको प्रमोट करने की बात हो रही है। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, शून्य बजट प्राकृतिक खेती। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, और सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, इसको भी प्रमोट कर रही है, ठीक है, तो ये भी आपको लिखना होगा। फिर क्या पूछा गया है कि भाई क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्या चुनौतियां हैं जो ये सेक्टर फेस कर रहा है। भारत में जैविक क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां, चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑर्गेनिक सेक्टर इन इंडिया, तो ये आपको बताने होंगे। अब देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म में इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो इश्यूज है ना। तो वही एक चुनौती है कि क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए रिलेक्टेंसी ऑफ द फार्मर्स जो है आगे नहीं आते हैं। देन लो कवरेज, देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कवरेज की बात करें तो देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो नेट सोन एरिया है अराउंड 140 मिलियन हेक्टेयर, और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो अराउंड 2.78 मिलियन हेक्टेयर, इसी में ये चीज़ हो रही है, जो कि इसका केवल 2% है, ठीक है। तो काफ़ी कम एरिया है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह होती है। देन डिस्पैरिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, आपूर्ति और मांग में असमानता। देखिए ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी डिमांड मैक्सिमम मेट्रोज में होती है, लेकिन मेट्रोज में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए आपूर्ति और मांग में आपको असमानता दिखती है, सप्लाई डिमांड में आपको मिसमैच मिलता है, डिस्पैरिटी मिलती है। देन लैक ऑफ सपोर्ट फॉर इनपुट्स, देखिए अगर आप कन्वेंशनल एग्रीकल्चर की बात करें तो देखिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, केमिकल फर्टिलाइजर के लिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए सब्सिडी मिलेगी, लेकिन ये सब चीज़ें इसमें नहीं है ऑर्गेनिक सेक्टर में। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट का एक तरह का इशू तो दिखता है। देन कंफ्यूज सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क, देखिए ये सर्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जहाँ तक जब आप कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, कुछ ना कुछ उस पर सर्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना। तो उसी की यहाँ पे बात की जा रही है।
तो देखिए इंडिया में दो तरह की मैकेनिज्म है। सबसे पहली का नाम है एनपीओपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, एक थर्ड पार्टी होती है जो सर्टिफाई करती है। लेकिन इशू क्या आता है ना, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी कॉस्टली है, तो जो छोटे किसान है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये इशू है। दूसरा एक जो मैकेनिज्म है वो क्या है, उसको बोलते हैं पीजीएस इंडिया। फुल फॉर्म क्या है? पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ये इसकी फुल फॉर्म है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। ठीक है, सॉरी, सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा है कि फार्मर्स का ग्रुप होता है, वो सर्टिफाई करता है। लेकिन इशू क्या है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएसए हो गया, ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो भाई जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है, जो सबसे बड़े मार्केट माने जाते हैं, अगर वही उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं तो मतलब क्या है? ठीक है। देन हाई प्राइस ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मान लो एक नॉर्मल आप कोई सब्जी लेने जाते हो तो उसकी रेट कम होगी, ऑर्गेनिक की रेट ज़्यादा होगी, तो भाई ये इशू तो हमेशा ही रहता है। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो आपको यहाँ पे बताने होंगे। अब देखिए इसके बाद आपको सोल्यूशन बता दीजिए कि भाई क्या सोल्यूशन होने चाहिए। आप चाहें तो इसको मर्ज कर सकते हैं, कंक्लूजन में कोई इशू नहीं है। देखिए जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करना होगा, जो डिमांड सप्लाई गैप है उसको हमको दूर करना होगा। और वो कैसे होगा? जब ट्रांसपोर्ट आपका काफ़ी अच्छा हो, ताकि डिमांड मेट्रोज में है कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी विलेज में भी प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ से अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो आप सप्लाई कर सकते हो। तो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की आप बात कर सकते हो। आप अवेयरनेस कैंपेन की बात कर सकते हो कि भाई जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। भाई देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है लेकिन उसके बेनिफिट्स भी तो ज़्यादा हैं। तो जो आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर होगा वो कम हो जाएगा ना। तो ये चीज़ आपको समझानी होगी लोगों को कि भाई काफ़ी सारे फायदे हैं, तो आपको इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाने होंगे। तो ये हो जाएंगे सोल्यूशन। इसके बाद आप जो हैं कंक्लूड कर दो। देखिए एक इशू था सर्टिफिकेशन का। ठीक है, तो देखिए एक जैविक भारत लोगो है, इससे आप एंड कर सकते हो। ये जो लोगो है ये ऑर्गेनिक फूड्स के लिए है और इसका पर्पस क्या है कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, कौन सा नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी स्टेप ली गई है भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। आप चाहें, अगर आपको ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये जो अवेयरनेस कैंपेन की बात हमने की थी इसी से आप कंक्लूड कर लो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन आपको देने हैं, एक दो सोल्यूशन दे दो और वो आपकी इच्छा है कि आप कहाँ पे दे रहे हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है, देखिए कल जो दो क्वेश्चन हमने लिए थे वो भी करंट अफेयर के बेसिस पे थे, आज के दोनों भी करंट अफेयर के बेसिस पे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स? आप इससे क्या समझते हैं? वाई इट्स इंपॉर्टेंस हैज़ बीन फेल्ट इन रिसेंट टाइम, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों है ये आपको बताना होगा। ऑल्सो मेंशन इट्स इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। जी हाँ, जब भी आप कोई नई चीज़ करने जाते हैं उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, और ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कभी भी आपसे एक चीज़ नहीं पूछेगी। तो होलिस्टिक वे में आपको चीज़ों को कवर करना चाहिए। तो देखिए क्या इसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे, आप उसका परिचय देंगे। देखिए ये नया सिस्टम मैं लेके आया हूँ कि बगल में जो हिंदी में ट्रांसलेशन है वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, ताकि जो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा हो। सेकंड क्या पूछा गया है कि इसकी नीड क्यों है। ठीक है, तो नीड फॉर थिएटर कमांड्स ये आपको बताना होगा। तो देखिए जब आप इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि भाई ये होती क्या है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब क्या होता है, ये आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन है ये आपको इस तरह से करना होगा।
फिर क्या पूछा गया है कि क्या चैलेंजेस होंगे, तो वो बताइए कि क्या चुनौतियां हैं, साफ साफ पूछा गया है। अब देखिए जब चुनौतियां पूछी गई है, जब चैलेंज पूछे गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 15 मार्कर है, तो आपको कुछ वे फॉरवर्ड भी देना होगा, कुछ सोल्यूशन देना होगा कि भाई किस तरह से जो चैलेंजेस हैं उनका हम सामना कर सकते हैं, कैसे उनको हम रिजोल्व कर सकते हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा, निष्कर्ष क्या है वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, और इसी फ्लो में आपका आंसर भी होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या इसका कंटेंट होना चाहिए। तो देखिए इससे पहले ना आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब क्या है। देखिए थिएटर मतलब क्या होता है, थिएटर मतलब अगर हम मिलिट्री की बात करें तो जब जॉइंट कमांड की बात करते हैं ना, जॉइंट कमांड, तो उसको थिएटर कमांड के नाम से बुलाया जाता है। और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब क्या है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, भले ही वो नेवी हो, आर्मी हो, इंडियन एयर फोर्स हो, ठीक है, तो ये तीनों इंटीग्रेटेड होंगी, ठीक है। और इनको एक सिंगल कमांडर हेड करेगा, इनको एक सिंगल कमांडर हेड करेगा। अभी क्या होता है, अलग अलग कमांड है जिनको अलग अलग जो कमांडर्स हैं वो उनको हेड करते हैं। तो होता क्या है, होता यह है कि सिनर्जी वो एक इशू होती है, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। हालांकि कोऑपरेशन का कोई इशू नहीं है, कोऑपरेट करते हैं, लेकिन यहां पे बात हो रही है इंटीग्रेशन की। और ऐसा करने की बात क्यों चल रही है, ताकि जो रिसोर्सेज हैं, ताकि जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका डुप्लीकेशन ना हो, उनका वेस्टेज ना हो, ठीक है। तो इसलिए ये जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है ये काफ़ी न्यूज़ में होता है, और ये आपको पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कुछ चीज़ें पास्ट में हुई हैं, जैसे कि सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आप इसके बारे में आपको पता होगा। और क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इन दोनों का पर्पस क्या है, इन दोनों का पर्पस ये है कि जो आर्म फोर्सेज हैं उनमें किसी तरह से इंटीग्रेशन किया जाए। तो कुछ स्टेप्स ली जा रही हैं, और नेक्स्ट स्टेप आपके सामने है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जिसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन बता दो कि भाई इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होती क्या है, एकीकृत थिएटर कमांड क्या होती है। एक यूनिफाइड कमांड होगी तीनों सर्विस की, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, अंडर ए सिंगल कमांडर, एक ही कमांडर होगा जो उन तीनों को ऑपरेट करेगा। देखिए इशू क्या है, मान लो कि वॉर हो गई, ठीक है, वॉर हो गई, और जो मिलिट्री है उसको मान लो एयर स्ट्राइक का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि उसको बात करनी होगी किससे, आर्म फोर्स, एयर फोर्स से। हो सकता है डिले हो जाए क्योंकि वो रिसोर्सेज उसके पास हैं। तो अगर सिंगल कमांडर होगा तो रिसोर्सेज को आप सही से यूज कर सकते हो, क्योंकि तीनों ही जो विंग हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तो उनके रिसोर्सेज एक ही कमांडर के पास होंगे, तो डिले वगैरह नहीं होगा, ऑप्टिमाइजेशन होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर मान लो कि एयरक्राफ्ट है, तो देखिए कुछ एयरक्राफ्ट मिलिट्री के पास भी होंगे, ठीक है, कुछ एयरफोर्स के पास भी होंगे। तो इससे क्या हुआ कि आपको ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट वो रखने होंगे। अगर इंटीग्रेटेड कमांड होगा तो इनको आप कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे फायदे हैं, इसीलिए आपके सामने है, ठीक है। तो अंडर अ सिंगल कमांडर फॉर ज्योग्राफिकल थिएटर्स दैट आर ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। देखिए हर जगह इसको यूज नहीं किया जाएगा, उन्हीं जगहों पे जहां पे सिक्योरिटी कंसर्न काफ़ी ज़्यादा है। देखिए जो करगिल रिव्यू कमेटी थी, ठीक है, उसने इसको रिकमेंड किया था। उसके बाद देखिए शेकाटर कमेटी भी आई थी, उसने भी इसको रिकमेंड किया था 2016 में। उन्होंने 3 इंटीग्रेटेड कमांड की बात की थी। फर्स्ट था नॉर्दर्न कमांड, नॉर्दर्न जो बेसिकली जो चाइना बॉर्डर है। दूसरा था वेस्टर्न जो बेसिकली पाकिस्तान बॉर्डर है। और तीसरी है साउदर्न जो बेसिकली जो हमारी मेरी टाइम बाउंड्री वगैरह होती है, तो वहाँ के लिए। तो ये 3 उन्होंने रिकमेंड की थी और इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ठीक है। अब आता है
कि थोड़ा सा आपको इसको और एक्सप्लेन करना होगा कि भाई इसका पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि भाई कमांडर ऑफ सच ए फोर्स विल बी एबल टू ब्रिंग टू बियर ऑल रिसोर्सेज एट इज डिस्पोजल। ठीक है, सारे रिसोर्सेज उनके पास होंगे, सिंगल कमांडर के पास होंगे जो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड करगिल रिव्यू कमेटी हो गया, डीबी शकातकर कमेटी हो गया, तो इन्होंने इसको रिकमेंड किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंट स्टेटस क्या है। देखिए आज की डेट में जो हमारी ट्राई सर्विसेज है ना, तो इनकी 17 मिलिट्री कमांड्स हैं, लेकिन ये सब अलग अलग हैं, जिसमें 7 आर्मी के पास हैं, 7 एयरफोर्स के पास हैं एंड 3 नेवी के पास हैं। ठीक है, तो 7 + 7 + 3 तो 17 मिलिट्री कमांड है, और ये इंटीग्रेटेड या फिर जॉइंट नहीं है, ये इंडिविजुअल कमांड्स हैं। इसके अलावा देखिए एक अंडमान निकोबार कमांड भी है। ठीक है, जो कि एक यूनिफाइड कमांड है, एंड दूसरी यूनिफाइड कमांड कौन सी है, स्पेशल फोर्सेस कमांड फॉर न्यूक्लियर एसेट्स। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कहां पे, प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये भी आपको यहां पे लिखना होगा, बैकग्राउंड थोड़ा बहुत लिखना होगा कि भाई जरूरत क्यों है, क्योंकि 17 मिलिट्री कमांड्स हैं, आइसोलेटेड हैं। ठीक है, और अंडमान निकोबार ये एक यूनिफाइड कमांड है, ट्राई सर्विस कमांड है, और एक होती है स्पेशल फोर्सेस। बात हो रही है कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, तो वहां पे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की यहां पे बात हो रही है। किसने प्रपोज किया था, शकातकर कमेटी एंड कारगिल कमेटी ने। देखिए ये ब्रीफ में आपको आइडिया मिल जाएगा कि 17 जो मिलिट्री कमांड्स है वो कहाँ कहाँ पे, इनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस स्लाइड को पॉज कर लीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब देखिए पूछा क्या गया है कि भाई इसकी नीड क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी कुछ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर इंटीग्रेशन होगा तो रिसोर्स एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाएगी। किस तरह से, देखिए जो आपका के रिसोर्सेज हैं उनको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, डुप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हर विंग को अपने अलग अलग एयरक्राफ्ट चाहिए, एक एयरक्राफ्ट से दोनों का काम चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ लीजिए। बेटर प्रोक्योरमेंट, देखिए अगर साइज काफ़ी ज़्यादा है, अगर बल्क में आपको प्रोक्योर करना है तो कॉस्ट कम हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर तीनों विंग के लिए आप एक बार में ही प्रोक्योरमेंट करेंगे तो इससे कॉस्ट काफ़ी बच जाएगी। क्विक डिसीजन मेकिंग, देखिए अगर तीनों फोर्सेस एक साथ काम कर रही हैं तो आप बड़ी आराम से डिसीजन ले सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी कि यार एक बार उससे पूछ लूँ कि वो कब फ्री हैं, ठीक है, कब वो अपना सपोर्ट दे पाएंगे, तो भाई काफ़ी डिले हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। वो बॉर्डर मूवी याद है, बॉर्डर मूवी, ठीक है, उसमें सनी देओल बात करते हैं बार बार जैकी श्रॉफ से कि कब आपका सपोर्ट आएगा, कब आपका सपोर्ट आएगा। ठीक है, तो वो सिचुएशन ना हो, आप इस तरह से इमेजिन कर लो। ठीक है, देन रिफॉर्म्स इन द मिलिट्री कैपेबिलिटी, देखिए जो हमारे नेबर्स हैं चाइना, वो काफ़ी कुछ रिफॉर्म कर रहा है, तो भाई हम क्यों पीछे रहें, हमें भी तो रिफॉर्म करना होगा। एंड देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे छूट गया, चेंजिंग नेचर ऑफ वारफेयर। देखिए जो मॉडर्न वारफेयर है वो पुराने वारफेयर से काफ़ी डिफरेंट होगा, इसमें सिनर्जी चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए तीनों आर्म्स के बीच में, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होगा, जो साइबर स्पेस है उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होगा, तो चेंजिंग नेचर है, तो उसके लिए हमको तैयार रहना होगा। और देखिए जो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए वगैरह हो गया, तो वहाँ पे ये सिस्टम यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्यों पीछे रहें। ठीक है, तो ये हो जाएगा नीड फॉर थिएटर कमांड। और देखिए बगल में मैंने सारे हिंदी में ट्रांसलेशन लिखे हुए हैं, तो जो स्टूडेंट्स हिंदी माध्यम से हैं उनको भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। अब क्या पूछा गया है कि भाई क्या चैलेंजेस होंगे, क्या चुनौतियां होंगी। तो देखिए कोई भी चीज़ चुनौतियों के बिना तो आती नहीं है। तो देखिए कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जहाँ तक इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया की बात है तो इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है कि जो एक कमांड है वो सपोर्ट न दे पाए दूसरी कमांड को। ठीक है, तो क्यों, क्या जरूरत है इसकी, बात ये है। दूसरा इंटर सर्विस फ्रिक्शन, तो भाई देखो तीनों जो सर्विस हैं वो किसी एक बंदे के अंडर में रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के चांसेस होते हैं। एंड देखिए जो आर्मी है, जो नेवी है, वो इसके फेवर में है, जबकि जो इंडियन एयरफोर्स है वहाँ पे कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। देन थिनिंग ऑफ ऑलरेडी स्ट्रेस्ड रिसोर्सेज,
देखिए इंडियन एयरफोर्स के पास कम रिसोर्सेज हैं, और अगर इंटीग्रेशन होगा तो जो रिसोर्सेज हैं वो आपको शेयर करने होंगे। तो पहले से ही कम है, अब और कम हो जाएंगे, ठीक है, कहने की बात यह है। देन एक्सपीरियंस की बात, भाई थिएटर कमांडर तो देखिए हमारे यहाँ पे अभी तक था नहीं, तो एक्सपीरियंस की बात तो आएगी, से ट्रेनिंग वगैरह की बात आएगी। देन ऑपरेशनल हर्डल्स की बात हो रही है। देखिए तीनों विंग्स एक ही बंदे के अंडर में होंगी, तो भाई कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये कुछ ऑपरेशनल हर्डल्स होंगे जिनका हमको सोल्यूशन निकालना होगा। देन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नया काम करने जाओगे तो उसमें ये चीज़ तो आती ही है। देन रोल ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ, देखिए यहां पे सिंगल कमांडर की बात हो रही है, ठीक है, सिंगल कमांडर और चीफ ऑफ स्टाफ। देखिए चीफ ऑफ स्टाफ क्या करेगा, जो रिसोर्सेज होंगे उसको अलोकेट कर देगा, लेकिन किस तरह से यूटिलाइज करना है वो कौन डिसाइड करेगा, कमांडर, ठीक है। तो इससे जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसका रोल काफी कम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ये सारी चीजें। अब देखिए कुछ सोल्यूशन आपको देने होंगे, जैसे कि भाई फ्रिक्शन ना हो तो क्या किया जाए, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो मतभेद हैं, इनको दूर करना होगा। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कि जो CDS है उसके अंडर में 8 मेंबर पैनल बनाया गया है, ठीक है, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ लिया गया है, जो भी इश्यूज हैं उनको दूर किया जाए। और देखिए कोई भी चीज़ शुरू करो तो भाई सबसे पहले क्या करो, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना उसको अपने विश्वास में ले लो, उसकी कंकरेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। देन स्ट्रीमलाइनिंग डिसीजन मेकिंग, वही बात है भी कौन डिसीजन कब लेगा, कैसे लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो इन सबको जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो मिनिस्ट्री हैं, इनको बैठ के इसको रिजोल्व करना चाहिए ताकि किसी तरह का फ्रिक्शन वगैरह ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा वे फॉरवर्ड। अब क्या आता है सबसे लास्ट में, कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष होगा। तो देखिए काफ़ी तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो उन कंट्रीज़ के बारे में बता सकते हैं जहाँ पे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड यूज़ की जाती है, जैसे कि USA वगैरह हो गया। आप उनका यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल हैं ये चीज़ें, वो भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ और सोल्यूशंस बता सकते हैं, जैसे कि अभी जो वारफेयर होगा उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो हमें उस फील्ड में काफ़ी कुछ करना चाहिए, हमें ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए ताकि जो हमारी रिलायंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो टेक्नोलॉजी के ऊपर, ताकि हम अच्छे से चुनौतियों का सामना कर सकें, ठीक है। जो चेंजिंग नेचर है वॉरफेयर का, क्योंकि कन्वेंशनल तो हो गया, अब जो वॉरफेयर होगा वो काफ़ी अलग होने वाला है, ठीक है। तो उसको हमको रिकॉग्नाइज करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमको सिस्टम्स डेवलप करने होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंक्लूजन। अब देखिए ये दोनों ही जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात, ये जो मैंने हिंदी और इंग्लिश लिखा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूं तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। अब देखिए जो हमारा दूसरा सेगमेंट होता है जहाँ पे हम एक लर्नर की आंसर शीट डिस्कस करते हैं, देखिए वो आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कुछ पर्सनल इश्यूज हैं उसकी वजह से, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का जो सेशन है इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, साथ ही साथ जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।